जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में जो है हम लोग ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स, ट्वेल्थ क्लास के हिंदी और चैप्टर 6 को हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एग्जाम फर्स्ट और ट्वेल्थ हिंदी और यह पार्ट 6 है, तो इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो लेकिन क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो है, तो क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो है क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग लेखक के बारे में और इसके पाठ के सारांश के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आज का जो क्लास है बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। चलिए, तो आप लोग हमारे साथ इस चैनल से जुड़े रहें। तो इस प्रकार के क्लास को हम लोग बहुत ही आनंदमय की दुनिया में स्टार्ट करेंगे। और आइए, आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर, अगर हम लोग कह लें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस देश के लिए भगत सिंह की कितनी बड़ी कुर्बानी है। तो आइए कुछ उन्हीं के बातों को, कुछ खास बातों को आज हम लोग ध्यान में रखते हुए और पढ़ेंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि ट्वेल्थ क्लास की हिंदी और जो है चैप्टर नंबर 6 जो है, जिसका नाम क्या है, एक लेख और एक पत्र के वे क्या है, लेखक भी है। तो आइए आज के क्लास को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये कौन है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये कौन है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये कौन है, ये कौन है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि ये कौन है। देखिए, ये हैं सुखदेव, ठीक है, और ये हैं राजगुरु, और ये जो हैं भगत सिंह हैं। तो आइए, जो आज के क्लास जो है, ये आप देख रहे हैं, ये भगत सिंह हैं। ये कौन है, तो ये जो है भगत सिंह है, ठीक है। ये भगत सिंह है, ये भगत सिंह है, ये सुखदेव हैं, और ये राजगुरु हैं। ये भी भगत सिंह है। तो यह देख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर सुखदेव, इनका जन्म कब हुआ, 1907 में, और मृत्यु 1931। इनका भी जन्म जो है 1907 में और मृत्यु जो है 1931। और राजगुरु का भी जन्म जो है 1908 में इनका जन्म हुआ, लेकिन मृत्यु जो है 1931 में हुआ। इसमें एक चीज़ कॉमन देखा जा रहा है कि सब किसी का मृत्यु तो अलग अलग दिन हुआ है, ठीक है, लेकिन मृत्यु जो है, जो जन्म जो है अलग अलग दिन हुआ है, और मृत्यु जो है एक ही साथ एक ही समय में हुआ है, जो कि 23 मार्च 1931 को। और समय जो है 7:33 पर जो है इनको फांसी दी गई, और ये देश के लिए कुर्बान हो गए। तो इनकी शहादत सबसे बड़ी शहादत है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में देख लेते हैं। अगर लेखक, तो लेखक इसके कौन है, इसके लेखक जो हैं भगत सिंह हैं। और भगत सिंह का जन्म कब हुआ, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ। अगर हम लोग इनकी शहादत की बात करें, तो शहादत जो है 23 मार्च 1931, यानी इनको फांसी दी गई। शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में जो है इनको फांसी दिया गया। अगर हम लोग जन्म स्थान की बात करें, तो इनका जन्म स्थान जो है बंगा चक नंबर 105 गोगैरा ब्रांच, जो कि वर्तमान लायलपुर पाकिस्तान में पड़ता है। पैतृक गांव की अगर हम लोग बात करें, तो पैतृक गांव जो है खटकल कला है, ठीक है, जो पंजाब में है। देखिए, भगत सिंह के माताजी का नाम हम लोग देख लेते हैं। तो भगत सिंह के माताजी का नाम क्या था, विद्यावती देवी था। और पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम विद्यावती और पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह। अगर हम लोग इनकी परिवार के बारे में बात करें, तो संपूर्ण परिवार जो है स्वाधीनता सेनानी। पिता और चाचा अजीत सिंह जो है लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। तो कौन, पिताजी और इनके चाचा अजीत सिंह किनके सहयोगी थे, लाला लाजपत राय की। किनकी सहयोगी थे, लाला लाजपत राय की। अजीत सिंह को जो है मांडले जेल में देश निकाला दिया गया था, और बाद में विदेशों में जाकर वे मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। छोटे चाचा सरदार स्वर्ण किशन सिंह, छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह जो, वो भी जो हैं जेल गए, और जेल की यातनाओं के कारण जो है 1910 में उनका निधन हो गया।
भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया था, जहां वे 1946 तक रहे। पिता अनेक बार जेल भी गए। ठीक है। शिक्षा, पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा जो है इनको, प्राइमरी यानी घर पर, और अपने गांव बंगा में, फिर लाहौर के डीएवी स्कूल से वर्ग 9 तक की पढ़ाई इन्होंने की। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से और एफए किया, और उसके बाद में जो है बीए के जो है पढ़ाई के दौरान जो है बीए के दौरान पढ़ाई इन्होंने छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में जो है शामिल हो गए। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं प्रभाव जो पड़ा। बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 के गद्दार पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण थे। सराभा की निर्भीक कुर्बानी का मन पर अस्थायी और गहरा असर हुआ। 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र मात्र 8 साल की थी। यानी वे करतार सिंह सराभा से बहुत ज़्यादा क्या थे, भगत सिंह करतार सिंह सराभा से बहुत ज़्यादा प्रभावी थे। यानी अपना आदर्श किन्हें मानते थे, भगत सिंह अपना आदर्श जो है किन्हें मानते थे, तो करतार सिंह सराभा को जो है भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे। तो जब भगत सिंह, इनका उम्र मात्र 8 साल की थी जब सरदार करतार सिंह सराभा को जो है फांसी दिया गया। यानी करतार सिंह सराभा को जब फांसी दिया गया तो भगत सिंह की उम्र जो है 8 साल की थी। वे सराभा का चित्र अपने जेब में ही रखते थे क्योंकि वे अपना आदर्श मानते थे। 12 गतिविधियां देखिए। 12 वर्ष की उम्र में जो है जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर के, जालियांवाला बाग कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर के क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किया इन्होंने। 1922 में जो है चौरा चौरी यानी चौरा चौरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में जो है कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग कर लिए इन्होंने। 1923 में पढ़ाई और घर को छोड़ करके, कब, 1923 में पढ़ाई और घर को छोड़कर कानपुर चले गए। और कानपुर किनके पास, तो गणेश शंकर विद्यार्थी के पास जो है ये गए, और वहाँ के प्रताप, जो एक पत्र निकलता था प्रताप, उसी में इन्होंने काम किया। 1926 में अगर हम लोग बात करें तो 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का जो है गठन किया, जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। 1928 से लेकर के 1931 तक जो है चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी, याद रखिएगा, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया और क्रांतिकारी आंदोलन संघन रूप से इन्होंने छेड़ दिया। 8 अप्रैल 1929 को, कब, 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में जो है इन्होंने बम फेंका और जो है गिरफ्तार हुए। आइए हम लोग आगे बात करते हैं इनकी पहली गिरफ्तारी की कृतियाँ। तो इनकी पहली गिरफ्तारी जो है अक्टूबर 1926 में हुई। इन्होंने क्या किया कि अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में हुई। इनकी पहली गिरफ्तारी जो है 1927 में हुई। ठीक है, याद रहेगा 1927 में, क्योंकि ये जो 1926 में, अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में जो बम विस्फोट हुआ था, इन्हीं के माथे जो है गढ़ दिया गया, जबकि ये नहीं विस्फोट किए थे। ये तो पर्चा बांट रहे थे, प्रचार नहीं बल्कि लोगों को जागरूक कर रहे थे। ठीक है, पर्चे के माध्यम से कि तुम क्यों सोए हो, जागो, तुम्हें गुलाम किया गया है, तुम स्वाधीन हो, तुम इस तरीके से नहीं जीवन बसर कर सकते, तुम्हें लड़ना होगा, आज़ादी मांगने से नहीं तुमको लड़ने से मिलेगी, तुम जागो, उठो, चलो, हम लोग एक हो, हर कोई एकता का जो है पहचान दे। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग अपने देश के साथ एकजुट होकर के लड़े, अंग्रेज़ों का जो है मुकाबला करें, तब जा कर के हम अपने देश को अच्छे तरीके से और पूर्ण रूप, ठीक है, तो जो है आज़ाद करा पाएंगे। तो इसके लिए वे लोगों को प्रेरित कर रहे थे। ठीक है, नौजवानों को भी प्रेरित कर रहे थे। तो दशहरा के मेले में इन्होंने सोचा कि लोग तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है ये बात जो है सच्चाई हम उन लोग को बता सकते हैं। तो उसी में ये जो है बम विस्फोट हुआ, लेकिन इनके नाम थोप दिया गया। ठीक है,
देखिए कृपया जो है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, ठीक है, हिंदी में जो है 1924, यह हिंदी में 1924 में प्रकाशित हुआ। विश्व प्रेम जो है कलकत्ता के मतवाला में 1924 में प्रकाशित है, ये भी हिंदी लेख है। युवक ये भी मतवाला में 1924 में प्रकाशित हुआ। तो इनकी देखा जाए तो अधिकतर 1924 में जो है प्रकाशित हुआ है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है, भगत सिंह आस्तिक नहीं थे, नास्तिक थे, ठीक है, ईश्वर में उतना विश्वास नहीं रखते थे। तो ये बताते हैं, लिखे हुए भी हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह जो है 1930-31 में जो है प्रकाशित हुआ। अछूत और युवक मतवाला में जो है 1924 में प्रकाशित है, ये भी लेख है, हिंदी लेख है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख, टिप्पणियाँ एवं पत्र जो अलग अलग प्रकाशकों द्वारा भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में जो है प्रकाशित हुए हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक याद रखिएगा, बंदी जीवन। किनका पुस्तक है, बंदी जीवन जो है सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है। आज देखिए आपको ये नहीं लगना चाहिए, देखिए हम लोग इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग बहुत ही प्रश्न को भी देखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको लगता है कि हम आज के क्लास में जो ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं सोचना है, हम लोग बिल्कुल ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे। जो है आज के क्लास में जो है बिल्कुल ही अच्छे तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव को कवर कर पाएंगे। और देखना है कि आज के ऑब्जेक्टिव के क्लास में कितने लोग और अच्छे तरीके से सही आंसर करने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव को पूरे अच्छे तरीके से सोच समझ करके करने वाले हैं। तो आइए उससे पहले लेखक के बारे में समझ लेते हैं, सारांश के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव आज के क्लास में नहीं करने वाले, बिल्कुल हम लोग करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, हर एक प्रकार का जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है कवर करेंगे। सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक जो है बंदी जीवन। बंदी जीवन किनकी पुस्तक है, सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है। और डान बीन की आत्मकथा का जो है इन्होंने अनुवाद किया। तो पुस्तक किनकी है, पुस्तक तो है सचिंद्र नाथ सान्याल की। पुस्तक किनकी है, पुस्तक तो है सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है बंदी जीवन और डॉन बीन की आत्मकथा। लेकिन इन दोनों पुस्तकों को अनुवाद किसने किया, भगत सिंह किए। देखिए भगत सिंह, ठीक है, बिहार बोर्ड जो है तो हिंदी है क्लास 12 अध्याय 6 है, जिसका नाम क्या है, एक लेख और एक पत्र। इसका हम लोग सारांश और ऑब्जेक्टिव के आज के क्लास में, सारांश और ऑब्जेक्टिव को जो है आज के क्लास में अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आइए इसके हम लोग जो है इसके सारांश की हम लोग बात कर लेते हैं। सारांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जैसे कि मालूम भी है। इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान यानी विद्यार्थी राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न ले, ऐसा सुना जाता है। भगत सिंह का ऐसा मानना है, इस जो है लेख में बताते हैं। तो वहीं ये चर्चा किए हुए हैं कि इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान विद्यार्थी राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न ले, ऐसा सुना जा रहा है। जबकि ये रियलिटी नहीं है, मतलब ये रियलिटी है कि सुना जा रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इनका क्या मानना है, देखिए भगत सिंह जो है पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। ये कहते हैं कि पंजाब सरकार की राय जो है बिल्कुल ही न्यारी है, ये शोभनीय है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले जो है इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिकल कामों में जो है हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है। आगे हमारा दुर्भाग्य कि लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर जो अब शिक्षा मंत्री है, स्कूलों, ये बताते हैं उस समय की बात है, स्कूलों कॉलेजों के नाम एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में जो है हिस्सा ना ले, ठीक है। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट्स यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था। वहाँ भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में जो है हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मतलब इनका कहने का मतलब क्या है कि लोगों को ऐसा लगता है कि विद्यार्थी जब पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो उसको पॉलिटिकल कामों में भाग नहीं लेना चाहिए। लेकिन भगत सिंह के अनुसार कि नहीं, उसको तो लेना चाहिए, पॉलिटिकल जो है काम है उसमें थोड़ा बहुत तो भाग लेना चाहिए। हम मानते हैं कि आपका पढ़ाई थोड़ा देर के लिए बाधित हो जाता है, लेकिन आप तो अवगत तो हो जाते हैं, सरकार को जान तो पाते हैं, अच्छे तरीके से समझ तो पाते हैं,
क्या गलत क्या सही देश में हो रहा है। आप तो पॉलिटिक्स जो है पॉलिटिक्स के ही मतलब उसी के द्वारा ही जुड़ करके इन सारी बातों को समझ सकते हैं और उसमें क्या गलत हो रहा है आप सही अच्छा का निर्णय अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आपको जो है पॉलिटिक्स में हम मानते हैं बुरा नहीं, आपका ध्यान पढ़ाई पर है, लेकिन आपको पॉलिटिक्स यानी देश की हर सूचनाओं से, ठीक है, हर खबर से आपको जो है अपडेट होना चाहिए। भगत सिंह का ऐसा मानना है, ठीक है। तो ये इन लोगों का नाम लिए प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा की भी, अब्दुल कादर, ये बताते हैं कि ये लोग भी किसी दिन अगर मंच पर भाषण देने आते हैं तो ये कहते हैं कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में नहीं भाग लेना चाहिए, इस पर ये जोर देते हैं, ठीक है। लेकिन भगत सिंह का देखिए क्या मानना है। सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दे। लेकिन क्या बुढ़ों में ऐसे आदमी मिल सकेंगे? रियलिटी है, नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब कोई आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसका खून, ये आप लोग समझ पाते हैं, उसमें उतना लड़ने की, उतना बोलने की, उतने जोशीला, उतना ताकत नहीं हो पाता है। तो भगत सिंह पूछते हैं कि लेकिन क्या ऐसा जो है एक देश के लिए सच्चा देश प्रेमी, ठीक है, जो पागलों की तरह जो है सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दे, क्या ऐसा हिम्मत, ऐसा ताकत, क्या ऐसे जो है खून जोशीला, ऐसा भाषण देने वाला और इस तरीके से देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देने वाले बूढ़े लोगों में से कोई मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे, सही बात है, क्योंकि नौजवान ही तो लड़ेगा ना, आप लोग भी समझते हैं। क्या परिवार और क्या दुनियादारी के झंझटों में फंसे सियाने लोगों में से ऐसे लोग निकल सकेंगे? क्या ऐसे जो झंझट में फंसे हुए हैं, जो कोई दुकानदारी हो इसमें जो फंसे हुए हैं, क्या ऐसे लोग आ पाएंगे देश के लिए? ये भगत सिंह का सवाल है। यह तो वही नौजवान निकल सकता है, यह तो वही नौजवान निकल सकता है जो किन्हीं जंजालों में ना फंसे हो, जिसके पास अपना परिवार ना हो, ठीक है, जिसका शादी ब्याह ये सब ना हो, तभी तो वो अपने देश के लिए मरने के लिए हर वक्त तैयार रहेगा। भगत सिंह का ऐसा मैसेज है। जंजालों में ना फंसे हो और जंजालों में पड़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकते हैं, ठीक है, यदि उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो, सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही परीक्षा के पर्चों के लिए घोंटा ना लगाया हो, ठीक है। आगे कहते हैं कि क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी? तब हमारे उपदेशक कहाँ थे जो उनसे कहते जाओ जाकर शिक्षा हासिल करो? ये देखिए, ये कहते हैं कि जर्मनी के खिलाफ, ठीक है, जर्मनी के खिलाफ जो है इंग्लैंड जब लड़ रहा था, और इंग्लैंड जब जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था, आप लोग पढ़े होंगे लहना सिंह, और लहना सिंह भी उसी में लड़ा हुआ था, ठीक है। लहना सिंह जर्मनी के खिलाफ ही लड़ा हुआ था। किस देश की ओर से? तो इंग्लैंड देश की ओर से। जब हम लोग गुलाम थे, 1914 के आसपास की बात है, जब लड़ाई चल रही थी जर्मनी और इंग्लैंड के बीच, तब, और कहाँ पर? तो फ्रांस की धरती पर, ठीक है। तो वो कहता है, मतलब लहना सिंह जो है इस देश के लिए, किस देश के लिए? इंग्लैंड के लिए लड़ता है, लेकिन है किस देश का सिपाही, किस देश का जो है फौज है, उसकी जो फौज है, मतलब वो किस देश की फौजी है? भारत की है, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड की ओर से जर्मनी के विरोध में जो है लड़ने गया था, और लहना सिंह उसी का जो है फौजी है जब लड़ रहा था जर्मनी के खिलाफ। तब ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं था। ऐसा मतलब हमारे देश के लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए कि जब इंग्लैंड पर ये मुसीबत आया हुआ था कि जर्मनी से लड़ना है, तब वहाँ के सारे सभी इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का जो कॉलेज जो है छोड़ करके, यानी विद्यार्थी भी जर्मनी के खिलाफ लड़े हुए थे। तब ऐसा हमें नहीं क्या वो पॉलिटिक्स नहीं था? बिल्कुल पॉलिटिक्स था, क्योंकि इंग्लैंड के जो भी स्टूडेंट थे तो अपने देश के ऊपर पड़े जो मुसीबत थे तो उसके, यानी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे अपने देश को बचाने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड और जर्मनी में लड़ाई हो रही थी। और हिटलर का नाम सुने होंगे, जर्मनी का ही शासक था, कितना क्रूर शासक था। तो ये कहते हैं कि जब इंग्लैंड के जो विद्यार्थी थे तो पढ़ते ही थे, लेकिन अपने देश के ऊपर जब मुसीबत आई थी तब उसका डंड करके सामना किए थे। क्या वो पॉलिटिक्स नहीं था?
बिल्कुल पॉलिटिक्स था, मतलब पढ़ाई तो करना ही चाहिए लेकिन साथ ही साथ अपने देश के लिए भी तैयार होना चाहिए। भगत सिंह का ऐसा मैसेज है। आगे कहते हैं जाकर शिक्षा हासिल करो। आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारदोली, ये कहते हैं कि देखिए ये जो गांधी जी जो सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन जो है गांधी जी चलाए थे, तब वहाँ के भी नौजवान उतरे थे सड़कों पर, वालों की सहायता कर रहे हैं, बारदोली वालों की सहायता कर रहे हैं। क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? सभी देशों को आज़ाद करवाने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर कोई देश आज़ाद हो रहा है तो वहाँ का मेन अगर पावर जो है तो शिक्षा यानी विद्यार्थियों में है, ठीक है, विद्यार्थियों में है, नौजवानों में है। बूढ़े लोगों में तो उतना शक्ति नहीं रहेगी लड़ने के लिए, ठीक है, फांसी देने के लिए इतना जोशीला ताकतवर उतना तो बूढ़े लोगों में नहीं रह पाए। जिनके पास अपना परिवार है, जो किसी झंझट में फंसे हुए, तो वो तो नहीं समय दे सकते हैं। तो कौन देगा समय? तो विद्यार्थी ही देंगे, नौजवान ही देंगे ना। खून का जो है बलिदान कौन देगा? विद्यार्थी ही देंगे, नौजवान ही देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैसेज जो है देते हैं। हम लोग को ये बताना चाहते हैं कि विद्यार्थी बहुत कुछ कर सकता है। हम मानते हैं कि देश का भविष्य है, उसका मेन काम पढ़ाई होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर देश में कुछ गलत कुछ सही हो रहा है तो उसका फैसला जरूर करे विद्यार्थी, तभी तो एक सही भविष्य की रचना कर सकता है। भगत सिंह का ऐसा मैसेज है। आगे कहते हैं क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग, ठीक है, रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर किए अत्याचार भूल नहीं सकते। वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति की ज़रूरत है। वे पढ़े, जरूर पढ़े। भगत सिंह कहते हैं कि विद्यार्थी जो है पढ़े, जरूर पढ़े। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी मैसेज है, ठीक है, वे पढ़े, जरूर पढ़े, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करे और जब ज़रूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दे, अपने प्राणों का इसी में उत्सर्ग कर दे, वरना बचने का कोई उपाय जो है इसके सिवाय तो नज़र आता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके अंदर यह जो है, ऐसे ही भगत सिंह को क्रांतिकारी नहीं कहा जाता है, ठीक है, ऐसे ही इतना बड़ा कहा जाता है इनको रियल हीरो भगत सिंह। तो ऐसे ही इनको जो है उपाधि नहीं दिया गया है। भगत सिंह वीर बलवान थे और जो कि एक ऐसे सपूत जो अपने देश के लिए तो जो है हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिए थे। इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस देश की जितने भी इस देश पर अत्याचार हो रहे थे उन सारे अत्याचार को इनसे ये कहते हैं कि हम तो जिंदा तभी रहेंगे जब स्वतंत्र हो, गुलाम हो। इस तरीके से स्वतंत्र हो, गुलाम ना हो, ठीक है। ये कहते हैं कि हम गुलाम रह करके जीना नहीं चाहते, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इनका जो है कुछ विचार था। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारांश के माध्यम से इन सारी बातों को समझने की कोशिश किए हैं। तो आइए अब यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला ऑब्जेक्टिव है, देखिए कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो आप लोग भी बता सकते हैं कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? कौन है? भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? भगत सिंह के पिता सरदार सिंह, तो उनके पिताजी और उनके चाचा जी। तो चाचा जी का नाम क्या था? तो चाचा जी का नाम था अजीत सिंह। ये जो थे किनके सहयोगी थे? तो ये सहयोगी थे लाला लाजपत राय की सहयोगी थे। किनके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय की। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? भगत सिंह जो हैं अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? तो जैसे कि हम लोगों ने इसको समझा भी है कि उन्होंने जो है नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? 1926 में किए थे। कब किए थे? 1926 में किए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर के किस संघ का गठन किया? तो आपको याद होना चाहिए किस संघ का गठन किए। तो
तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? किस उम्र में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? तो भगत सिंह जो है 12 साल के थे। कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के थे जब क्रांतिकारी गतिविधियों में जो है इन्होंने शामिल हुए। 1914 में इन्होंने क्या किया? गदर पार्टी, हाँ गदर पार्टी से ही जुड़े थे। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? तो 1922 के बाद, यानी 1923 में। चलिए, यानी जब वो 15 वर्ष के हो गए थे ना, भगत सिंह जब 15 वर्ष के हो गए थे तो उसके बाद, यानी 1922 में जो है 15 वर्ष के हो गए, तो 1923 में जो है उनका मोहभंग हो गया गांधी जी से और कांग्रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए? मतलब किस पार्टी की ओर जो है आकर्षित हुए? 1914 में जो है भगत सिंह किस पार्टी की ओर जो है आकर्षित हुए? तो गद्दर पार्टी की ओर जो है आकर्षित हुए, गद्दर पार्टी की ओर जो है आकर्षित हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ? चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ? जैसे कि आप लोग को मालूम भी है कि लगभग उसमें 22 पुलिस जो है उनको जो जिंदा जलाया गया था। तो जो इसी के कारण जो है असहयोग आंदोलन गांधी जी ने, ठीक है, वापस ले भी लिया था, जो कि बहुत से ऐसे लोग इनसे जो है असहयोग आंदोलन जो है वापस लेने से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हुए। उसमें से शायद एक भगत सिंह भी थे। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड जो है 1922 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सी निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? बताइए कौन सा निबंध जो है भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? कौन सा निबंध जो है भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? देखिए भगत सिंह का लिखा हुआ निबंध कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा परिवेश। ठीक है, बम का दर्शन ये तो इनका सबसे पसंदीदा खिलौना था। युवक ये तो इनके चहेते थे। अब विद्यार्थी और राजनीति ये तो और चहेते थे। तो इसीलिए परिवेश से इनका उतना लगाव नहीं था। प्रेम और से इनका उतना ज़्यादा लगाव नहीं रहता था। ठीक है, प्रेम और से इनका ज़्यादा लगाव उतना नहीं रहता था। जब इनका शादी लगाया जा रहा था तब ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कीजिए, नहीं तो हमको कब देश के लिए हम कब मतलब कुर्बान हो जाए, कब मार दिए जाएं, इसका कोई ठीक नहीं है। तो इसीलिए ये सब उतना प्रेम और से उनका जो है भगत सिंह का लगाव नहीं रहता था। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? देखिए आपको मालूम होना चाहिए 1923 के आसपास। ठीक है, ये घर छोड़ करके और यहाँ तक कि अपने परिवार को भी छोड़ करके तो ये कहाँ चले गए? पढ़ाई को भी छोड़ दिया इन्होंने। बीए में थे और बीए के दौरान जो है इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया देश के लिए मर मिटने के लिए। ये तो हरदम लगा रहता था इनको, देश के लिए तो मर मिटने के लिए इनको हरदम लगा रहता था। तो ये जो है अपने घर परिवार को छोड़ करके और कहाँ चले गए? कानपुर चले गए। कहाँ चले गए? कानपुर। किनके साथ? गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ। और उसमें जा करके किस में काम करने लगे? किस पत्र में जो है इन्होंने काम किया? तो प्रताप में काम किया। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? तो प्रताप से जुड़े। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? बताइए किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो प्रेम का स्थान नहीं था। ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा कि उनकी भावना जो है लोभ का जो है मतलब वो उतना लालची नहीं थे, लेकिन ये ऑप्शन में दे दिया गया है। तो ऐसा नहीं समझना कि वो लालची थे, इसका मतलब नहीं। सिर्फ यहाँ पर पूछा गया है कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो किसका नहीं था? प्रेम का स्थान नहीं था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि लोभ का था, इसका मतलब ये नहीं कि क्रोध का था, इसका मतलब ये नहीं कि अहंकार का था। ठीक है, क्रोध थोड़ा बहुत उनको गुस्सा था, लेकिन अहंकार ये सब उतना नहीं रहता था। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, आपको ये समझना है। आपको सिर्फ यहाँ पर निगेटिव याद रखना है कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो प्रेम का नहीं था। आपको सिर्फ प्रेम से मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? किस चीज़ को? बताइए जो है भगत सिंह जो है घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे। किसको मानते थे? देश सेवा को तो मान नहीं सकते थे, देश से भागना, ठीक है, इसको भी, आत्महत्या, इनमें से कोई नहीं।
तो सबसे ज़्यादा यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो आत्महत्या को घृणित मानते थे और कायरता जो है ऐसा मानते थे कि ये तो कायरतापूर्ण है। ठीक है, किसको? तो आत्महत्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? चलिए, पंजाब में ही एक दल गठित किए थे 1926 में, जिसका नाम क्या था? नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा, क्या नाम था? नौजवान भारत सभा। ठीक है, तो सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किए? तो नौजवान भारत सभा की जो है इन्होंने गठन किया सन 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? ये तो हंसते हंसते इनको था, बताइए। तो उनको जो था, इनको ऐसा विश्वास था कि हमको तो मृत्युदंड मिलेगा ही। ठीक है, इनको जो है, भगत सिंह को जो है ये सोचे थे कि हमको तो मृत्युदंड मिलेगा ही मिलेगा। भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो इनका यही विश्वास था कि मृत्युदंड का, और मिला भी। ठीक है, ये शहादत भी कर दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था? प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था? तो याद रखिएगा, प्रिंस क्रोमोटकिन जो थे अर्थशास्त्र के जो है विद्वान थे। प्रिंस क्रोमोटकिन जो थे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भगत सिंह को फांसी दी गई। बताइए, भगत सिंह को फांसी दी गई, सुखदेव को फांसी दी गई और राजगुरु को, 3 लोगों को एक ही साथ फांसी दिया गया था। ठीक है, शाम को 7:33 पर। किनको? भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को। तो वह तिथि कौन सा था? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। कब? 23 मार्च 1933 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? बताइए, इतना आसान क्वेश्चन है, भगत सिंह है। नेक्स्ट है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ? चौरा चौरी कांड कब हुआ? बताइए, चौरा चौरी कांड जो है कब हुआ? इसमें लगभग 22 पुलिस के जवान जो है मार दिए गए, जला दिए गए थे। ठीक है, क्या किया कि इन लोगों ने थाना को बंद करके उसमें आग लगा दिया। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड यही जो था, चौरी चौरा कांड था। तो चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ? 1922 में हुआ। कब हुआ? 1922 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? बताइए। गणेश विद्यार्थी ही थे जो कि कानपुर में गए थे, आपको याद होगा भी। और कानपुर में वो नहीं गए थे, बल्कि भगत सिंह कानपुर गए थे। ठीक है, अपने घर पार को, ये जो है पढ़ाई को भी छोड़ करके, बीए की पढ़ाई कर रहे थे, तो उसको भी छोड़ करके, अपने घर परिवार को भी छोड़ करके, लेकिन दिल से अपने परिवार को, अपने माता, अपने पिता को थोड़े ना भूले थे, ऐसे छोड़ करके गए थे। अगर वो नहीं जाते तो उन घर पर रह जाते, तो इस फिर कैसे हो पाता? इतना बड़ा इनको कारनामा करना था, देश के लिए कुर्बान होना था, तो फिर कैसे हो पाता? बगैर कुछ त्यागे किसी चीज़ की प्राप्ति होती है? नहीं होती है। तो इसीलिए प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? ये देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, जितना प्यारा इनकी मृत्यु है उतना ज़्यादा इनका प्यारा जन्म भी है, क्योंकि जन्म हुआ तभी तो इतना बड़ा नाम हुआ और देश के लिए मर मिट गए। आज तक भी जो इसको, आज भी अगर कोई इसको सुनता है भगत सिंह की जीवनी, तो रियल है कि उसके अंदर का सारा जोश जुनून, सारा, अगर बड़े अच्छे तरीके से अगर कोई इनकी जीवनी को कोई यदि पढ़ ले, तो अच्छे तरीके से अगर पढ़ ले, तो एकदम ये है कि उसके अंदर जोश जुनून लगेगा कि हम भी कब देश के लिए कुर्बान हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी तो हम लोग इतना अच्छे तरीके से स्वतंत्र है। लेकिन भगत सिंह का ऐसा कल्पना भी था कि अगर वो होते और देश आज़ाद होता, तब की भारत में और अब की भारत में हमको ऐसा लगता है कि ज़रूर डिफरेंट होता। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म जो है 28 सितंबर 1907 को हुआ था। याद रहेगा ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? बताइए, भगत सिंह का चाचा का नाम क्या था? पिताजी का नाम तो क्या था? पिताजी का नाम था किशन सरदार किशन सिंह। माताजी का नाम विद्यावती देवी। माताजी का नाम विद्यावती देवी, पिता का नाम सरदार किशन सिंह। चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह। और छोटे चाचा का नाम स्वर्ण सिंह। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह। ठीक है, तो इसमें देखिए ना, स्वर्ण कहीं पर दिया हुआ है? नहीं है, ऑप्शन में स्वर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग स्वर्ण को टिक नहीं करेंगे। ठीक है, किसको टिक करेंगे? अजीत सिंह को।
क्योंकि अजीत सिंह भी इनके चाचा थे और स्वर्ण सिंह भी थे, इसलिए इसमें हम लोग अजीत सिंह, तो भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध जो है किनका लिखा हुआ है? तो ये है भगत सिंह का लिखा हुआ है। किनका लिखा हुआ है? भगत सिंह का लिखा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? यदि आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं 88 73 74 10 70, आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मात्र 31 रुपये का गूगल पे, पेटीएम या पेफोन से आप जो है पेमेंट करके और 31 रुपया का जो है आप जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि आपको 12th क्लास के हिंदी के लिए या 12th क्लास के कोई भी सब्जेक्ट हो, आप वहाँ पर व्हाट्सअप करके हर एक प्रकार के जो है कर सकते हैं, मैसेज पूछ सकते हैं बेहिचक, किसी भी जानकारी हेतु कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पर जो है गूगल पे, पेटीएम या पेफोन करके 31 रुपये के स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा, 31 रुपये का एक स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा, ठीक है, और लिख दीजिएगा किस सब्जेक्ट से जुड़ना चाहते हैं, हिंदी से तो हिंदी, इंग्लिश से तो इंग्लिश, और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, यहाँ तक कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इन सारे सब्जेक्ट से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट लिख करके और 31 रुपये का स्क्रीनशॉट जो है आप वहाँ पर भेज दीजिएगा। आपको वहाँ पर ग्रुप में जो है ऐड कर दिया जाएगा, ताकि सारे के सारे वीडियो आपको सिलसिलेवार से सारे के सारे क्रमानुसार दे दिया जाए, और यहाँ तक कि व्हाट्सअप के माध्यम से ही स्क्रीनशॉट कीजिएगा, ताकि ग्रुप में ऐड होने के लिए तो ग्रुप से ही जो भी होगा PDF नोट्स सारे के सारे आपको वहाँ पर अवेलेबल हैं, सिर्फ आपको देरी है जुड़ने की। तो चलिए, तो इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलता था। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलता था बताइए? मतवाला एक पत्रिका था जो कहाँ से निकलता था? कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भगत सिंह किससे प्रभावित थे? बताइए, भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी से थे, कार्ल मार्क्स से थे, फ्रायड से थे, एडलर से थे। बताइए, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स से। किससे? कार्ल मार्क्स जो है ये प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नास्तिक क्यों हूँ? ईश्वर में ये उतना विश्वास नहीं रखते थे। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे बोला जाता है आस्तिक, ठीक है, और जो नहीं रखता है उसे नास्तिक। तो रखे तो आस्तिक, ना रखे नास्तिक। तो ये उतना ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। यहाँ तक कि मरने के दिन भी जो वहाँ पर जो खाना वाना ला करके देते थे भगत सिंह को, ठीक है, हवलदार, ये जो भी कह सकते हैं आप, तो कहें कि अभी तो पुत्र पढ़ ले, अभी तो ईश्वर का नाम ले ले पुत्र, ठीक है। भगत सिंह ने बोले कि नहीं, मैं तो जीवन में जब जिया, ठीक है, और वैसे में मुझे कल फांसी होने वाली है, तो भगत सिंह कहते हैं कि जब मैं जीवन में था तो एक ही चीज़ था, नास्तिक, ठीक है। अब मैं मर रहा हूँ तो मरने के डर से ईश्वर का नाम ले लूँ और मैं आस्तिक हो जाऊँ। ईश्वर भी देखेगा तो कहेगा क्या कमाल की बात है कि जब मरने पर आया तो मेरा नाम ले रहा है। तो ये कहते हैं भगत सिंह कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा ये लेकर के, ठीक है, मैं ऐसा ही, मैं मर रहा हूँ, मैं इस देश के लिए कुर्बान हो रहा हूँ, शहादत हो रहा हूँ, मुझे फांसी दे दिया जाएगा कल, तो मैं जाऊंगा तो अपने साथ ये चीज़ ले करके जा रहा हूँ, ठीक है। और वो अंत समय तक भी नास्तिक ही रहे, ठीक है। ये नहीं कि मरने के डर से आस्तिक हो गए, ईश्वर को और अल्लाह को, भगवान को, सबको मानने लगे, ऐसा नहीं। वो मरने के दिन भी आस्तिक नहीं हुए बल्कि नास्तिक ही मर गए, मतलब शहादत कर दिए गए। याद रखिएगा आप लोग, शहादत, ठीक है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, और ये लिखे भी है, यह एक लेख है, भगत सिंह का यह लेख है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह लेख है। और यह जो है किसका लेख है? तो हमने जैसे कि हमने आपको बता ही दिया, भगत सिंह का है, ठीक है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? भगत सिंह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन किसकी कृति है बताइए? बंदी जीवन किसकी कृति है? तो आपको याद होना चाहिए, बंदी जीवन जो है सचिंद्र नाथ सान्याल की कृति है, लेकिन इसका अनुवाद किसने किया था? तो बंदी जीवन का अनुवाद जो है भगत सिंह किए थे। सचिंद्र नाथ सान्याल की एक पुस्तक है, क्या है? पुस्तक बंदी जीवन, और इसका जो है अनुवाद भगत सिंह किए थे। 26 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भगत सिंह की शहादत कब हुई? अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है।
23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह की जो है शहादत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? बताइए, भगत सिंह किसको पत्र लिखा था कि अरे अरे तुम आत्महत्या जैसी घृणित काम कर रहे हो, अरे सुखदेव तुम आत्महत्या कर रहे हो। तो किसको लिखे थे? सुखदेव। किसको? सुखदेव को। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? बताइए, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलबीर और कुलतार। याद रखिएगा, कुलबीर और कुलतार। कुलबीर और कुलतार जी जो है भगत सिंह के भाई थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है किस पत्र का संपादन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से किस पत्र का संपादन करते थे? ठीक है, और उसी के साथ जाकर के भगत सिंह जुड़े थे। तो किस पत्र का संपादन करते थे? याद रखिएगा, प्रताप का। किसका? प्रताप। चलिए, तो आज का क्लास जो है हम लोग एक बार आपके जो कारनामे हैं भगत सिंह, मैं आपको फोटो को देख करके बोल रहा हूँ, सुखदेव, राजगुरु, सभी आप लोग को, कि आपके जो कारनामे हैं, आपने जो अपने जीवन काल के दौरान किया, आप लोगों से हम लोग की सीखने की आवश्यकता है। और इसी के लिए मैं आपको एक बार जय हिंद, तो आपको जो है जय हिंद कहना चाहता हूँ। अमर रहें आप लोग। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।